बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज ये तीसरी वीडियो है जो मैं एक ही वाक़े के बारे में कर रहा हूँ, और वो है मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा मुबारक के बाहर जो वाक़या हुआ, और फिर एक अंदर भी नाराबाजी हुई। ये पहले तो अगर इसको आप देखें, इसके कई पहलू हैं, कई चीज़ों पे इस जब तज्ज़िया करने की तरफ मैं गया, इस पे सोच विचार शुरू की, तो इससे कई पहलू सामने आने शुरू हुए, जिससे कि कुछ हक़ाइक़ खुलने शुरू हुए। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ बैठे हुए लोगों की मुनाफ़क़त, हुक्मरान भी और उनके चेले चांटे जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी, जो उनकी हमायत में। सबसे पहले तो जैसे ही हक बात कही गई, चोर को चोर कहा गया मस्जिद नबी के बाहर, तो यहाँ पे कोराम मच गया कि बड़ी बेहुरमती हो गई, और उसके बारे में मज़म्मती अल्फाज आने शुरू हो गए हर तरफ से। बहुत दफ़ा ये वाक़यात वहाँ हो चुके, लेकिन पहले कभी ऐसा वावेला न मचा। किसी ने एक क्लिप निकाल के दिखाई जहाँ 2-3 लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इस तरह का कोई नारा लगाया था शुरू दिनों में। तो उस वक्त मरीम नवाज़ ने मज़म्मत नहीं की, बल्कि सराहा के देखें इमरान खान को असल चेहरा दिखाया किसी ने। अब यहाँ पे केसेस मौजूद हैं, और ये केसेस ऐसे हैं कि हमारे वज़ीर आज़म ज़मानत पे हैं और हल्फ उठा के वज़ीर आज़म बन गए। ठीक है, हम एक बेशरम कौम की तरह हमने बिहेव किया, कोई इसमें हमें शर्म और एहसास ना पैदा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान में ये माफिया मजबूत हैं, यहाँ पे हक कोई शायद ना कोई कह सके, लेकिन बाहर लोग आज़ाद होते हैं, वो कह देते हैं। तो क्या ये इसमें कोई बात झूठ तो नहीं थी? अदब अपनी जगह पे, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं अभी, लेकिन अगर चोर को चोर कहा तो इसमें कोई झूठ बात थी? झूठ तो नहीं बोला लोगों ने, लेकिन फिर यहाँ पे अगले दिन झूठ भी बोला गया। वो डबल मुनाफ़क़त, और उसके ऊपर फिर कोई नहीं बोला। वो ये कि मस्जिद नबी के अंदर जब बिलावल गुज़रा तो वहाँ पे जिए भुट्टो के भी नारे लगे, बिलावल वज़ीर आज़म के भी नारे लगे, और बहुत सारी ऐसी और भी बातें सुनने को आईं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मस्जिद नबी के अंदर ये नारेबाजी करना इंतहाई बेअदबी है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर चोर को हम चोर कह दें तो वो बेअदबी है, और अगर चोर को हम तालियां बजा के कहें कि तू वज़ीर आज़म, तो वो बेअदबी नहीं, वो तो बड़ा अच्छा है। सो ये माशरे की या इन लोगों की जो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़, करप्ट पार्टीज़ के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनकी मुनाफ़क़त का एक जीता जागता सबूत। लेकिन चीज़ें इससे हट के हैं। मैंने इसका तज्ज़िया करना शुरू किया और कुछ थोड़ा बहुत लोगों से मशावरत, कुछ पता की, इन्फॉर्मेशन ली। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस सारे खेल का खिलाड़ी, जिसने प्लान किया, जिसने इसको एग्जीक्यूट किया, चलाया, और पहले दिन से जो प्लानिंग करके इस सारे खेल को चला रहा है, वो है आसिफ अली ज़रदारी। लोग कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी जो है वो एक ज़रदारी सब पे भारी, ये वाकई लगता यही कुछ है। यहाँ पे बड़ा एक तज़ाद है। मुक़द्दमात आसिफ अली ज़रदारी और उसके चहेतों पे, और सिंध के मिनिस्टर्स पे, और स्पीकर पे जो असम्बली का, या जिसको आप गवर्नर भी एक्टिंग लगा रहे हैं, सब पे धड़ल्ले से लंबी लूट मार के उनके ऊपर हैं केसेस। उनको चोर नहीं कहा वहाँ किसी ने, और इसको चोर कहा जो कि शहबाज शरीफ के साथ थे लोग। फिर आप यूँ देखिए कि शहबाज शरीफ का एक एंटोराज था जिसमें सारे लोग गए,
बिलावल अपने 2-4 लोगों के साथ बिल्कुल अलहदा क्यों हुआ? उसको पता था कि यहाँ पे इन पे चोर के नारे लगेंगे, वो उनके साथ नहीं गया। उसने अपना प्रोग्राम अलहदा रखा हुआ था अपने नारेबाजी के लिए। चुनाचे उसकी फरमाइश पे फरमाइशी नारे वहाँ पे लगवाए गए। ये भी चोर चोर के फरमाइशी नारे थे, लेकिन उसके बाद अवाम शामिल हो गए, क्योंकि अवाम चोर को चोर ही समझते हैं। और ये खासा बड़ा वाक़या बन गया जो बाहर हुआ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, और जो अंदर हुआ इसकी बिलावल की फेवर में, वो आप देख लीजिए कि वो एक अनहोनी चीज़। क्या लोग अंधे हैं? उनको नज़र नहीं आता कि जरदारी ने कितना माल बनाया है? क्या उनको पता नहीं है कि उसके केसेस कितने हैं? क्या उसको पता नहीं है कि वो मॉडल्स और ख़वातीन के ज़रिए बाहर पैसा बेचता रहा है? लोगों को पता नहीं है कि कैसी उसने ज़मीनें और किस तरह उसने वहाँ पे बड़े कीमती कमर्शियल प्लॉट्स काबू किए हैं कराची में? सब पता है। और फिर कभी आप भूल सकते हैं डॉक्टर आसिम का 462 अरब रुपए का एतराफ़ी बयानात, 200 घंटे की वीडियोस हैं। और आप कभी भूल सकते हैं कि शर्जील मेमन, जिसकी शराब की बोतलें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पकड़े, और ये इतने घनौने लोग हैं कि इन्होंने रात रात में टेस्ट वेस्ट जो सारी जारी चीज़ें बना के कह दिया जी ये शहद था। यही वो प्लानिंग है जो आम आदमी को नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से हम एक गलत रास्ते पे चढ़ते हैं। हुआ क्या है? ये सारा खेल आसिफ जरदारी ने प्लान किया, जो अभी अबू धाबी दुबई चला गया और वहाँ से बैठ के सारी गेम चलाएगा, आपकी आंखों से दूर हट के, जो आपको नज़र नहीं आएगा। ये इंतहाई मक्कार इंसान। ये खेल इस तरह खेला गया कि हकीकतन पीडीएम जो कि इत्तेहाद था 11 जमातों का, उसमें से पीपल्स पार्टी अपने मुफादात की वजह से अलग हो गई। और मुफाद उनका ये था कि पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि ये जनरल इलेक्शंस फ़ौरन हो जाएं, क्योंकि वो सिंध में माल बना रहे थे। उज़ैर बलोच और ये वो जिन से 100 कत्ल कराए हुए उनके केसेस उन्होंने ख़त्म कराने हैं। सो उनके मुफादात वहाँ पे हैं। वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहते कि ये टेन्योर पूरा ना हो, सिंध में अपना पूरा टेन्योर लेना चाहते हैं, क्योंकि जो तबाही या जो जराइम किए हैं उनके हल वहीं मौजूद हैं और वो उसको अपनी फेवर में हल करना चाहते हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ कि पीडीएम ने 23 मार्च को अपनी लॉन्ग मार्च प्लान की, और उनका सारा फोकस इधर था कि लॉन्ग मार्च करना है। और वो पीपल्स पार्टी को खैर बात कह चुके हुए थे, बल्कि आपस में बयानबाजी भी कुछ हो गई, तलखियाँ भी पैदा हो चुकी थी। लेकिन फिर आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी ये जो हैं ये मैदान में निकलते हैं और एक प्लान लेके आते हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव लेके चलते हैं। इब्तदा में पीएमएलएन तज़ब्ज़ब का शिकार, वो इसमें शरीक नहीं होना चाहते, लेकिन जब उनको नज़र आता है कि जरदारी के पास ख़रीद व फ़रोख्त की पावर मौजूद है, पैसा भी है, वो ख़रीद भी लेगा लोगों को, और उन्होंने देखा कि लोग बिकने के लिए तैयार भी मौजूद हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोबारा से इत्तेहाद तरतीब होता गया। अब इस सारे खेल में एक मरहला इस साजिश का था जो कि इमरान खान को बाहर निकालना है। फिर उसके बाद दूसरा मरहला था कैबिनेट बनानी या आपने वजारतें लेनी। तीसरा मरहला फिर आपका है अगले इलेक्शन का, उसके लिए। सो जरदारी साहब ने प्लानिंग की कि इस वक्त वजारतों पे बहुत ज़ोर नहीं दिया। उन्होंने पंजाब में सीटें मांगनी और शहबाज शरीफ साहब को वो मानना पड़ा, और आइंदा इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो महल बनाया शहबाज शरीफ ने, जो बुनियादी तौर पे एक करप्शन ज़दा और आप कह लीजिए कि एक जराइम में घिरी हुई कैबिनेट है जिस पे वो जिसके सरे पे बैठे हैं, इसके पीछे से अगर पीपल्स पार्टी अपने आदमी खींच ले, अपने वोट निकाल ले, तो ये सारा खेल धड़ाम से ज़मीन पे आ जाता है। सो शहबाज शरीफ अब इतनी ऊंची जगह पे पहुंच के वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इस बुलंदी से ज़मीन पे आए। वो जरदारी की खिदमत करता रहेगा, जरदारी की हर बात मानेगा, और कोशिश होगी कि किसी भी शक्ल में जरदारी को नाराज़ ना करे। दूसरी तरफ जरदारी ने वजारतों में सिर्फ अगर जोर दिया किसी चीज़ पे, तो उसके दो ही थे कि या तो आइनी ओहदे होने चाहिए, सदर का ओहदा, और दूसरी तरफ गवर्नर्स के ओहदे,
वो ठीक है, शायद अपने अपने सूबों में ये बांट लें कि सिंध में पीपल्स पार्टी ले ले और पंजाब में PMLN ले ले और मिल के अपना खाने पीने का काम जारी रखें। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी एक कारीगराना बहुत ही माहिराना चाल चली वो है कि फॉरेन ऑफिस दोनों पीपल्स पार्टी के लोगों को के हवाले कर दिया। फॉरेन ऑफिस के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हिना रबानी खर रखती है क्योंकि वो पहले एक टेन्योर कर चुकी, लिहाजा उसको कुछ आइडिया है। और जो नाबल्द बिल्कुल तिफले मकतब है जिसको गली में गुल्ली डंडा खेलना चाहिए था उसको ऊपर वज़ीर बना दिया। सो लाज़मन उसको कुछ सपोर्ट हिना रबानी खर से मिलती रहेगी और ये खलंडरा अपना खेल तमाशा दाएं बाएं करता रहेगा। लेकिन फिर इसको ऊपर लगाने का मकसद क्या था? एक तो ये कि फ़ॉरेन ऑफिस की कुछ न कुछ सूझबूझ हो जाएगी, आ जाएगी, लेकिन उससे बढ़ के ये है कि बाहर के मुल्कों के लीडर्स के साथ, हुक्मरानों के साथ अगर वास्ता पड़ेगा तो वह बिलावल जरदारी का। यहाँ वो चीज़ आ जाती है जहाँ आपने अमेरिका के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन रखनी है और वो किसी भी और ओहदे पे जाके आप रखें तो आपके लिए मुश्किल होता। यहाँ तो आप सरकारी इंतज़ाम के तहत ही हर वक्त आप अपने पैट्रन्स जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिनके बिहाफ पे आपने ये खेल खेला है, आप उनसे रवाबत अपने कायम रखेंगे। अमेरिका के दौरे भी हो सकेंगे, वो आएंगे तो उनसे मुलाकातें भी होंगी, खुल के होंगी, सबके सामने होंगी। सो ये एक ऐसी चाल चली कि बाहर के आका भी खुश रहें और अंदरूनी तौर पे भी हम मजबूत रहें। यहाँ पे मदीना में अगर बदनाम कराया तो शहबाज शरीफ को, ये अब तीसरी जाके जब हमारी फेज़ खुलेगी अगले इलेक्शन की तो उस वक्त तक शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली की इज़्ज़त को तार तार कर चुके होंगे ये जरदारी साहब। मुख्तलिफ मरहलों पे इनको बेतौकीर किया जा चुका होगा और उस वक्त पब्लिक में फिर एक चेहरा नज़र आएगा जो कि बिलावल जरदारी का होगा और इस तरह जरदारी फाइनली अपने मोरों को अपने घर में पहुंचाएगा। ये वो गेम है। इस सारे गेम में एक और किरदार जो कि मुश्किलात पैदा कर सकता है और आज वो आपको कहीं सीन पे नज़र नहीं आ रहा, वो है मौलाना फजल रहमान। उन्होंने एक बड़ा लंबा धरना दिया तो उस वक़्त भी उनके साथ वादे वईद करके उनको रुखसत कर दिया गया। फिर वो उम्मीदों पे पानी फिर गया, उनको कुछ ना मिला और उम्मीदों के उसी पानी को वो भिगो भिगो के अपने चेहरे पे मलते रहे कि शायद कहीं कुछ फिर दोबारा मिल जाए। लेकिन PDM की शक्ल में फिर उनकी कुछ उम्मीदें जागीं और फिर आपने देखा कि जब ये PDM ने दोबारा इत्तेहाद किया पीपल्स पार्टी के साथ तो जरदारी साहब ने मौलाना को जो गोली दी जिसकी वजह से मौलाना दोबारा इनके साथ राज़ी हुए काम करने पे, वो उन्होंने एक, आपको याद होगा कि एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारा लगाया था। उसमें बाकी भी लोगों को ओहदे बांटे गए और मौलाना को ये कहा गया कि आपको सदर मुमलिकत बना दिया जाएगा। पहली दफ़ा धोती परशाद एक सदर मुमलिकत के महल में दाखिल होता। लेकिन ये बाकी इत्तेहाद के किसी भी ग्रुप को ये चीज़ मंजूर नहीं थी कि इतनी बेतौकीरी। और फिर ऊपर से आप देखिए कि सदर मुमलिकत का ओहदा वैसे भी इनके हाथ से दूर हो गया। वहाँ पे हमारे मोहतरम अलवी साहब बैठे हैं और अलवी साहब को निकालने का कोई चारा नहीं क्योंकि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है जिसके ज़रिए ये अलवी साहब को निकाल सकें। तो मौलाना को अपनी सारी हिम्मतें और उम्मीदें फिर डूबती नज़र आ रही हैं। वो कहीं गमज़दगी की हालत में मदहोश पड़े हैं। कोई दिलासा देने वाला नहीं है, कोई हौसला देने वाला नहीं है क्योंकि किसी के हाथ में कुछ नहीं है। तो साजिश इस जगह पे आर्केट की हुई है, लेकिन अगले मरहले के लिए तैयारियां हैं जो कि इलेक्शन का है और वो एक जरदारी सब पे भारी, वो इन सब को चकमा दे के दुबई से इनकी डोरियां खींच रहा है। बेतौकीर हो गया PMLN का सारा कुनबा और उनसे बढ़ के, उनसे कम नहीं, उनसे बढ़ के जिसने लूटा वो वहाँ पे मोमिन और साद कहलाया। यही नबी अकरम के रोज़ा के ऊपर जाके हमने देखा
कि हक बात कहने पे आपने बेअदबी की और इंतहाई बड़ा झूठ बोलने पे आपने अदब किया। ये है वो मुनाफ़िक़त और इसके पीछे चलाने वाला आसिफ ज़रदारी। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।